नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम समझेंगे कि अगर आपने एचएएस मेंस एग्जाम के लिए एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल को चूज किया है तो आपको किस तरीके से इस ऑप्शनल की तैयारी करनी चाहिए। अभी हम जानते हैं कि बहुत ही कम समय बच गया है हमारे मेंस एग्जाम के लिए, पर इस समय में सही स्ट्रैटेजी का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है हमारे ऑप्शनल के प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि ऑप्शनल के साथ में कई और सब्जेक्ट्स को, टॉपिक्स को, जीएस के जो है उनको आपको प्रिपेयर करना होगा। तो इनके साथ में ऑप्शनल की प्रिपरेशन किस तरीके से आपको करनी चाहिए और वो चीज हम समझेंगे इस वीडियो में। राइट दोस्तों, सही स्ट्रैटेजी को हम समझेंगे यहाँ पर। और यहाँ इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमें याद रखना होगा कि ऑप्शनल पेपर के ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है इसके दो पेपर्स होते हैं हमारे एचएएस के मेंस एग्जाम में। तो ये दो जो पेपर है 100 मार्क्स के पेपर्स, इन को हमें प्रिपेयर करना होता है। दोनों ही पेपर एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल की अगर मैं बात करूं, इतने सारे हमारे जो ऑप्शंस हैं उनमें से एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल को अगर आपने चूज किया है तो उसकी प्रिपरेशन आपको किस तरीके से करनी होगी वो चीज हम देखेंगे इस सेशन में। राइट दोस्तों, दोनों ही पेपर थोड़े से डिफरेंट होते हैं, थोड़े से अलग टॉपिक्स उसमें आते हैं, किसमें कौन से टॉपिक्स आते हैं और उनको प्रिपेयर आपको कैसे करना है, कैसे मैं शुरुआत करूं प्रिपरेशन की, कई लोगों की ये टेंशन होती है। और अगर आप शुरुआत कर भी चुके हो तो आपके सोर्सेस इधर उधर हैं और कई अलग अलग जगह से आप जो है प्रिपेयर कर रहे हो। अब उसको कंसोलिडेट यानी कि उस सारे को एक प्रॉपर आंसर के रूप में एग्जाम में आप किस तरीके से लिख पाओगे, क्योंकि आपने जो भी प्रिपरेशन कर रखी है उसका एक रिफ्लेक्शन होगा आपका आंसर जो आप एग्जाम में लिखोगे। इस तरीके से एक प्रॉपर आंसर को आप एग्जाम में फ्रेम कर सको, ऐसी प्रिपरेशन कैसे करी जाए, तो वो चीज हम समझेंगे इस वीडियो में। राइट दोस्तों, आप अभी जो है अगर अपनी शुरुआत कर रहे हो इस ऑप्शनल के साथ में, या फिर आप थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो, तो आगे के स्टेप्स को हमें समझना होगा कि क्या होने चाहिए। तो आपको ध्यान में रखना है, हम इस वीडियो को इस तरीके से ब्रेक करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पर इस ऑप्शनल के रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि इन रिक्वायरमेंट्स को हम कौन से सोर्सेस से फुलफिल कर सकते हैं, क्या हमारे सोर्सेस होने चाहिए जिससे सिलेबस और जिस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं उनका आंसर हम सही से दे सके। साथ में कुछ ऐसे टॉपिक्स हमें पता होना चाहिए क्योंकि टाइम अभी कम है। साथ में ये भी चीज है कि इन टॉपिक्स को आपने अभी तक अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो ऑलरेडी, तो प्रिपेयर कर चुके हो या नहीं अच्छे से, ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो पूरा का पूरा सिलेबस देखते हुए उसमें से क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिन पर क्वेश्चन बार बार पूछा गया है वो हम अच्छे से इस वीडियो में देखेंगे। आपके पास अगर पेन और पेपर है तो वो लेकर बैठना, आप इन टॉपिक्स को आप नोट कर सकते हो किसी जगह, या फिर इस सेशन की जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहां से आप नोट कर सकते हो। और इनको जो है आप अपने प्रिपरेशन डेस्क के सामने चिपका लो। और इन टॉपिक्स को तो मुझे करना ही करना है, रिपीटेडली एग्जाम में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पर ये सारे टॉपिक्स आपको दिए जा रहे हैं। इसके साथ में अब हमने समझ लिया कि किस तरीके से हमें जो है सिलेबस इन पीवाईक्यूज को समझना है, ट्रेंड को समझना है, और इसको इन टॉपिक्स को किस तरीके से प्रिपेयर करना है, कौन से सोर्सेस हमारे होने चाहिए। इसके साथ कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आपको डेफिनेटली अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी हमने समझ लिया। अब अप्रोच क्या होना चाहिए पेपर 1 और पेपर 2 में जब आप आंसर लिख रहे हो। आप इतना सब कुछ पढ़ चुके हो, इसके बाद में अगर आप आंसर लिख रहे हो तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए इन पेपर्स में, और इस आंसर राइटिंग को अच्छे से करने के लिए आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए। इसके बाद एक्चुअली आंसर राइटिंग हमें कैसे करनी चाहिए वो हम समझेंगे कि किस तरीके से इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन कैसा होना चाहिए, ये भी हम समझेंगे। इसके साथ फाइनली ओवरऑल स्ट्रैटेजी हम देखेंगे कि क्या होनी चाहिए हमारी प्रिपरेशन की। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं सिलेबस और पीवाईक्यूज, जहां पर हम सिलेबस के जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनको समझते हैं। तो पेपर 1 की अगर हम बात करें तो इसमें दो पार्ट्स हमारे आ जाते हैं, एक तो है सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी,
दूसरा है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। तो इस नाम से ही हमें समझ में आ रहा है सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट्स जो एक ह्यूमन के हैं। जो एंथ्रोपोलॉजी जिस तरीके से हम जानते हैं एक होलिस्टिक स्टडी है। हम जानते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी एक होलिस्टिक स्टडी है किसकी, ह्यूमन की। और ये जो होलिस्टिक स्टडी है वो होलिस्टिक हम कैसे कह सकते हैं, थ्रू ऑल द टाइम, यानी कि प्री हिस्टोरिक टाइम से ह्यूमंस के बारे में पढ़ते हुए अभी तक हम आ रहे हैं। इसके साथ में स्पेस, इन दोनों डायमेंशंस में ये जो एंथ्रोपोलॉजी की स्टडी है वो कंप्लीट है। यानी कि स्पेस अगर मैं कहूं तो अभी इंडिया में किस तरीके से हम ह्यूमंस के बारे में, ह्यूमन के अलग अलग बायोलॉजिकल और सोशियो कल्चरल ट्रेंड्स को समझ पा रहे हैं। किसी और देश में लाइक अफ्रीका में किस तरीके से हम समझ पा रहे हैं, यूरोप में क्या है, अमेरिका में क्या है, चाइना में क्या है, ये सब पूरा जो स्पेस हम वर्ल्ड का है उसे कवर कर रहे हैं जहां पर ह्यूमंस रहते हैं। और इसको अगर हम कवर कर रहे हैं, इसको अगर हम समझ रहे हैं तो इस चीज को हम होलिस्टिक कवरेज कहेंगे। इसी में कुछ और डायमेंशंस हैं जिनके बेसिस पर हमारे 2 पेपर्स में डिवीजन आप देख सकते हो सिलेबस का। तो पेपर 1 में अगर मैं देखूं तो सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी आपको देखने को मिलेगा। सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी इस नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि जो सोशल एस्पेक्ट्स है, मैरिज है, किनशिप है, रिलीजन है, इससे रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट्स है, कल्चर क्या होता है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में हम अज्यूम कर रहे हैं और भी कुछ चीजें, जैसे कि आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। तो ये एक इंपॉर्टेंट ब्रांच माना जाता है आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, इसको भी हम पेपर 1 में पढ़ते हैं। ठीक है, इसके साथ में एक और इंपॉर्टेंट ब्रांच है जिसे हम लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। तो ये भी हम पेपर 1 में ही देखते हैं, राइट। इसके कुछ पार्ट्स हम पेपर 2 में भी देखेंगे, बट बेसिकली हमारा पेपर 1 जो है इस तरीके से सोशियो कल्चरल, उसके साथ में आर्कियोलॉजिकल एंड लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, इसमें इसके साथ फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, ये ऐसा पार्ट है जहां पर हम बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स देखते हैं जो कि टाइम एंड स्पेस में होलिस्टिक वे में ह्यूमन के बारे में हम पढ़ते हैं। यानी कि किस तरीके से ह्यूमंस का इवोल्यूशन हुआ हमारे एंसेस्टर्स से। ह्यूमन एंसेस्टर्स कौन कौन से थे, ठीक है। होमो सैपियंस हम अभी कहलाते हैं। इससे पहले क्या था, निएंडरथल्स किस तरीके से रहते थे, किस तरीके से वहां से इवोल्यूशन हुआ है, किस तरीके से हम ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में जो है जान सकते हैं। तो ये जो मैं टर्म्स यूज कर रहा हूं इनके बारे में आई होप आपको पता होगा, ये सारे ह्यूमन एंसेस्टर्स हैं, राइट। तो ये सारी चीजें हम फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं। इसके साथ में जो जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं ह्यूमंस में, वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि हम फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में देखते हैं। तो हम कह सकते हैं इन पार्ट्स में पेपर 1 का पूरा सिलेबस डिवाइडेड है। अब पेपर 2 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हम इंडिया, ये सारा जो हम देख रहे हैं ये पेपर 1 का मोस्टली इंडिया वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में हम इन चीजों को पढ़ते हैं। पूरे वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि यूरोप और अफ्रीका ऐसे इंपॉर्टेंट एरियाज है जहां पर हम ट्रेसेस देख सकते हैं ह्यूमन एंसेस्टर्स के। तो यूरोप एंड अफ्रीका के कॉन्टेक्स्ट में हम ये पढ़ते हैं, इंडियन कॉन्टेक्स्ट भी रहता है। बट स्पेसिफिकली इंडियन कॉन्टेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो वो हम पेपर 2 में देखते हैं, जहां पर इंडियन एंथ्रोपोलॉजी यानी कि कास्ट रिलेटेड एस्पेक्ट्स उसमें आते हैं, और हिंदू जो वर्ना सिस्टम है इन सभी से रिलेटेड हम पढ़ते हैं। इसके साथ में ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी की हम बात करते हैं, जहां पर ट्राइब्स के बारे में, ट्राइबल पीपल के बारे में, उनके जो सेफ गार्ड्स हैं, उनके इश्यूज क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, उसके सामने गवर्नमेंट क्या कर रही है, इन सभी चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं इन पेपर 2। ठीक है, तो पेपर 2 डिवाइडेड है इनटू इंडियन एंथ्रोपोलॉजी एंड ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी। मेनली हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट और उनकी जो इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल फाउंडेशंस हैं उनको हम पेपर 1 में पढ़ते हैं, और हमारा इंपॉर्टेंट टास्क होता है कि इन थियोरेटिकल जो कॉन्सेप्ट्स को हम किस तरीके से हमारे पेपर 2 में, जो कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल तरीके का आता है, ये पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। आप देख सकते हो इंडियन एंथ्रोपोलॉजी, अब हम कास्ट की बात करें तो कास्ट काफी ज्यादा रिलेवेंट है अभी के समय में। तो इन सारे चीजों से हम कैसे थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स
को लिंक कर पा रहे हैं, वो हमारा इंपॉर्टेंट जो है प्रिपरेशन का एक एस्पेक्ट हो जाता है। तो ये सारे इस तरीके से हमारा जो है सिलेबस डिवाइडेड है। अगर हम मेनली हमारे सिलेबस को देखें तो यहाँ पर कई सारे टॉपिक्स आप देख सकते हो। सबसे पहला तो मीनिंग, स्कोप, हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव यानी कि डेवलपमेंट एंथ्रोपोलॉजी का किस तरीके से हुआ, अदर डिसिप्लिन्स के साथ क्या एंथ्रोपोलॉजी का लिंक है, क्या रिलेशनशिप है, ब्रांचेस क्या है एंथ्रोपोलॉजी के, एंड यहाँ पर मैन एंड ह्यूमन इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ, कैसे कैसे हमारे ह्यूमन एंसेस्टर्स थे, उनके फाइलोजेनेटिक स्टेटस जो स्टेटस है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, इन सभी चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं। राइट दोस्तों, इसके साथ में पेपर 1 में हम देखेंगे कि इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स क्या है, प्राइमेट्स के बारे में हम पढ़ते हैं क्योंकि उन्हीं से माना जाता है कि इवॉल्व होकर जो है हम आए हैं। तो ये एक पार्ट ऑफ थियोरी है जो कि कंप्लीटली प्रूवन नहीं है, लेकिन हाँ इनके बारे में भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि बहुत ही सिमिलैरिटी प्राइमेट्स और हम में देखी जाती है। तो ये चीज पढ़ते हैं हम। कल्चरल एवोल्यूशन जहां पर पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक, नियोलिथिक, कॉपर ब्रॉन्ज एज, ये सब जो पूरे वर्ल्ड में है उनके बारे में हम पढ़ते हैं। और इसके बाद आप देख सकते हो ये जो सोशल कल्चरल मेन कोर एस्पेक्ट्स है, फैमिली हो गया, किनशिप हो गया, मैरिज, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। कल्चर के बारे में हम पढ़ते हैं, सोशल चेंज, कल्चरल चेंज किस तरीके से है, कल्चर क्या है, फिर आगे सोसाइटी क्या है, ये हम पढ़ते हैं। इसके साथ पूछा जाता है रिलीजन के बारे में, मीनिंग, स्कोप एंड रिलेवेंस, प्रिंसिपल्स गवर्निंग प्रोडक्शन यानी कि इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी हम कह सकते हैं, यहाँ पर हम पढ़ते हैं। और थियोरेटिकल फाउंडेशंस, आप ये टर्म यहाँ पर देख सकते हो, जो कि एंथ्रोपोलॉजिकल थियोरी से अलग अलग तरीके के, क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म आप ले लो, डिफ्यूजनिज्म आप ले लो, फंक्शनलिज्म, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, ये सब यहाँ पर हम पढ़ते हैं। इसके साथ पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी भी यहाँ पर सिलेबस में दिया हुआ है। डेवलपमेंट एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है, रिसर्च इन एंथ्रोपोलॉजी किस तरीके से रिसर्च मेथड्स है अलग अलग एंथ्रोपोलॉजी में, ये हम पढ़ते हैं। जैसे कि कल्चरल रिलेटिविज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं कि एस्पेक्ट है जिसको हम ध्यान में रखते हैं। और कंपैरेटिव मेथड्स जो हम यूज करते हैं, आई होप ये सारे टर्म्स से आप रिलेट कर पा रहे होगा। अगर नहीं भी कर पा रहे हो तो आप इन सभी को जब पढ़ने बैठोगे इन टर्म से अच्छे से रिलेट कर पाओगे। इसके साथ ह्यूमन जेनेटिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां पर ह्यूमन जेनेटिक्स के बारे में हम पढ़ते हैं और इन जेनेटिक वेरिएशंस के बारे में पढ़ते हैं जो कि हमें अलग अलग पॉपुलेशंस में देखने को मिलती हैं आज के डेट में पूरी दुनिया में। ठीक है, तो वो वेरिएशंस हम देखते हैं। डीएनए टेक्नोलॉजी, ट्विन स्टडी मेथड, और ये जेनेटिक्स मैन फैमिली स्टडी किस तरीके से है, पेडिग्री एनालिसिस हम कहते हैं, ये सारे यूज होते हैं। जो हमारे जेनेटिक डिसीजेस होते हैं उनसे बचने के लिए जेनेटिक काउंसलिंग क्या होती है, इन सभी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रोमोसोम्स एंड क्रोमोसोमल एबरेशंस इन मैन, ये जो है किस तरीके के हैं और इनका क्या इफेक्ट्स है, इम्पैक्ट्स है, ये सब हम देखते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ रेस, एथनिक ग्रुप्स के बारे में, एज, सेक्स एंड पॉपुलेशन वेरिएशन इन जेनेटिक मार्केट, ये सब हम पढ़ते हैं। फिर बहुत ही इंपॉर्टेंटली हम इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी जो टॉपिक्स है इसके, वो भी हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं। इसके साथ रिलेवेंस क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, अभी के सोसाइटी को समझने का क्या रिलेवेंस है, ट्राइबल, अर्बन एंड इंटरनेशनल लेवल्स पर जो हमारी सोसाइटी है, एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से हम किस तरीके से समझ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। डेमोग्राफी एंड पॉपुलेशन स्टडी, डेमोग्राफिक जो थियोरीज है वो, और फाइनली जो एंथ्रोपोलॉजी के एप्लीकेशन है डिफरेंट फील्ड्स में, जैसे कि इक्विपमेंट बनाने में फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी हो गया, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, यहाँ पर ये सारे एप्लीकेशंस को हम देखते हैं। तो ये है डिटेल्ड सिलेबस हमने यहाँ पर देखा पेपर 1 का। पेपर 2 की अगर मैं बात करूं तो उसमें आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, जहां पर जेनेटिक्स वगैरह आ रहा है तो वो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी हो गया, और जहां पर हम कल्चर सोसाइटी की बात कर रहे हैं, सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी वहां पर हम देख रहे हैं। अब यहाँ देखिए इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, इंडियन एंथ्रोपोलॉजी यहाँ पर आ गया, जहां पर हम प्री हिस्टोरी यानी कि पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक, नियोलिथिक टाइम की बात कर रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक टाइम्स की हम बात कर रहे हैं।
इसके साथ में इंडिया में जो एथनिक एंड लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स है, जो वेरिएशंस है, बहुत ही लिंग्विस्टिक वेरिएशंस है, हम वो तो जानते हैं। एथनिक वेरिएशंस क्या है वो सब हम देखते हैं, इनको भी हमें पढ़ना होता है। पुरुषार्थ, कर्म, ऋण और रीबर्थ, इनके बारे में, इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम पढ़ते हैं। और इसके साथ में हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं टुवर्ड्स द कास्ट सिस्टम। इसके साथ जो इंडियन सोसाइटी है उस पर क्या इम्पैक्ट हुआ है अलग अलग रिलीजन्स का, बुद्धिज्म, जैनिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, किस तरीके से एंथ्रोपोलॉजी, इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट के कंट्रीब्यूशन से, या फिर जो फॉरेन एंथ्रोपोलॉजिस्ट है जिन्होंने इंडिया में रिसर्च किया है एंथ्रोपोलॉजिकल, उनके जो कंट्रीब्यूशन से किस तरीके से डेवलप हुआ है। और इसके साथ अप्रोच क्या है इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर का, ट्रेडिशनल एंड कंटेम्पररी अप्रोच क्या है, एंड एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन विलेज। ये बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां पर रूरल इकोनॉमी से रिलेटेड एस्पेक्ट्स हम पढ़ते हैं। लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज के बारे में, ट्राइबल सिचुएशन क्या है इंडिया में, तो यहाँ से आपका जो है ट्राइबल जो एंथ्रोपोलॉजी है वो स्टार्ट हो जाता है। राइट दोस्तों, उनके प्रॉब्लम्स क्या है और उनके जो है चेंजेस क्या आ रहे हैं, वेलफेयर मेजर्स एंड प्रोग्राम्स क्या है, उनके डेवलपमेंट के लिए सोशल चेंज क्या आ रहा है, इम्पैक्ट क्या रहा हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम एंड अदर रिलीजन्स ऑन ट्राइबल सोसाइटीज। तो इनिशियली हमने इंडियन सोसाइटी पे देखा, अब ट्राइबल सोसाइटी पे इन रिलीजन्स का क्या इम्पैक्ट रहा। जैसे कि काफी सारे ट्राइबल्स जो है उन्हें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया गया है, काफी को किसी और रिलीजन में। राइट, तो ये चीज हम देखते हैं, तो इनका इम्पैक्ट क्या है। ट्राइबल नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज किस तरीके से हो रहा है, और रोल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी ट्राइबल एंड रूरल डेवलपमेंट में किस तरीके का रोल है वो भी हम पढ़ते हैं। एंथ्रोपोलॉजी का कंट्रीब्यूशन किस तरीके से है, रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म, एथनिक एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स से रिलेटेड वो हम देखते हैं। तो जिस तरीके से ये कह सकते हैं कि एक एग्जाम्पल अगर हम ले लें, जहां पर हम म्यांमार का हमारा जो बॉर्डर है, वहां पर ट्राइबल जो सोसाइटीज हैं उनको थोड़े एरिया में इंडियन म्यांमार के बॉर्डर में फ्री मूवमेंट अलाउ किया जाता है। ऑब्वियसली थोड़े रेस्ट्रिक्शंस है, बट देन फ्री मूव वो कर सकते हैं, बिकॉज कुछ जो ट्राइब्स हैं वो इंडिया में है, कुछ ट्राइब्स जो म्यांमार में है वो काफी क्लोजली रिलेटेड हैं। ठीक है, तो इन ट्राइब्स के बीच में मूवमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है उनकी आइडेंटिटी को सेव करने के लिए। तो इस वजह से म्यांमार और इंडिया ने जो है ये एक सोल्यूशन निकाला जहां पर थोड़ा रीजन जो है इन्हें फ्रीली मूव करने के लिए दिया जाता है। ऑल्दो इसके काफी नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं, जैसे कि स्मगलिंग वगैरह इससे की जाती है, ये इसके इंसिडेंट्स भी देखे गए हैं। बट देन ये एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से एक सॉल्यूशन होगा हमारे इस इश्यू का, जहां पर हमारे जो जियोग्राफिकल और पॉलिटिकल बाउंड्रीज है उसके वजह से ट्राइब्स का जो डिवीजन है वो हो रहा है। राइट, तो उसका सॉल्यूशन, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है डिफरेंट प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन में। ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रीवियसली किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सारे नहीं, कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे, इससे हमें समझ में आएगा कि क्या ट्रेंड रहा है। तो पेपर 1 की अगर मैं बात करूं, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट एंथ्रोपोलॉजी विद अदर सोशल साइंसेस। ठीक है, किस तरीके से एंथ्रोपोलॉजी का रिलेशनशिप है अदर सोशल साइंसेस के साथ, वो यहाँ पर पूछा गया। मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच क्या होता है, ब्रीफली मेंशन रीसेंट एडवांसेस इन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ होमिनिड एवोल्यूशन, यानी कि ह्यूमन एवोल्यूशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। राइट दोस्तों, पेपर 1 के कुछ क्वेश्चन हमने देख लिए। अब पेपर 2 के देखें तो क्रिटिकली द न्योलिथिक कल्चर इन इंडिया किस तरीके का है वो चीज पूछा गया है। हमने देखा था पेपर 2 में, इंडियन एंथ्रोपोलॉजी में हम ये चीजें पढ़ रहे हैं। इवैल्यूएट स्टेटस ऑफ वुमेन इन ट्राइबल कम्युनिटीज। ठीक है, ट्राइबल कम्युनिटीज में वुमेन का स्टेटस क्या है, मेजर प्रॉब्लम्स क्या है ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो ये तो इंडियन एंथ्रोपोलॉजी एंड ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी की हमने बात कर ली। तो कुछ क्वेश्चंस इस पेपर 2 में हिमाचल प्रदेश स्पेसिफिक भी आते हैं, तो उनको भी आपको प्रिपेयर करना होगा। यहाँ पर मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश ये पूछा गया है, स्पेसिफिकली हिमाचल रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, रेमेडियल मेजर्स क्या हो सकते हैं, ब्रीफली इसके बारे में लिखना है। तो हमें इससे ये पता चल रहा है कि हमें हिमाचल रिलेटेड भी पढ़ना होता है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ सोर्सेज देख लेते हैं। अब हमने समझ तो लिया कि पढ़ना क्या है, क्या टॉपिक्स हैं, अब सोर्सेज क्या होने चाहिए। सबसे पहले आपको कौन से बुक से शुरुआत करनी चाहिए,
अगर आप एकदम स्टार्टिंग से एकदम बिगिनर हो तो आपको किस बुक को जो है पकड़ना चाहिए वो चीज हम देख लेते हैं। तो आपको सबसे पहले जो है रिकमेंड मैं करूंगा कि एम्बर एंड एम्बर जो बुक है, ये बुक कंप्लीटली सारे टॉपिक्स को कवर कर रही है। राइट, पेपर 1 के मेनली जो टॉपिक्स हैं वो काफी अच्छे से कवर्ड है इसमें। तो कवर टू कवर आपको नहीं पढ़नी है, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। जो भी बुक्स यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं कवर टू कवर नहीं पढ़ना है, अपने सिलेबस को आप देख लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ट्रेंड जो हमने देखा, आपको थोड़ा सा अपने एंड पर भी एनालाइज करना होगा कि कौन कौन से टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसके बेसिस पर आपको इन बुक्स को पढ़ना होगा। तो आप एक बाउंड्री बना लीजिए कि हाँ मुझे इन टॉपिक्स को कवर करना है, ये टॉपिक्स मैं इस बुक से पढ़ लूंगा। ठीक है, तो इसके लिए आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, यहाँ पर आपको किसी एक सोर्स को जो है पकड़ना होगा जिसे आप रिलीजियसली प्रिपेयर उसमें से कर रहे होगे। इनिशियल रीडिंग के लिए आई वुड से एंथ्रोपोलॉजी का जो एम्बर एंड एम्बर का बुक है वो आप यूज कर सकते हो। ये जो है एम्बर एंड एम्बर इस नाम से है, इस बुक को आप यूज कर सकते हो इनिशियल रीडिंग के लिए। इसके साथ में एंथ्रोपोलॉजी सिंप्लीफाइड डॉक्टर विवेक भस्मे, इनका जो बुक है इसमें आपको जो आप पढ़ चुके हो उससे आंसर्स किस तरीके से लिखने होंगे, पूरे के पूरे दोनों जो हमारे पेपर्स हैं वो सारे उससे रिलेटेड जो अलग अलग तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए और पूछे जा सकते हैं उनका इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया बुक है, बट देन इनमें जो आंसर्स दिए हुए हैं उनमें आपको थोड़े बहुत चेंजेस करने होंगे। कुछ आंसर्स एकदम पॉइंट एकदम सीधे सीधे दिए गए हैं तो उनको आपको जो है थोड़ा सा इलैबोरेट करना होगा अपने ओन लैंग्वेज में। तो आप जो है इसको फॉलो कर सकते हो थोड़ा सा आंसर के स्ट्रक्चर को समझने के लिए। इसके साथ में आई वुड से आप जो है ब्रेन ट्री का जो बुक है इसे एक तरीके से अपना बेस बना सकते हो और इसमें पूरे तरीके से आपको सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो अच्छे से दिए हुए हैं। राइट, तो सारे टॉपिक्स आपके ऑलमोस्ट यहाँ से कवर हो जाएंगे। थोड़ा सा इसको समझने में आपको समय लगेगा बट देन एक दो रीडिंग के बाद आपको समझ में आने लगेगी। तो ब्रेन ट्री का जो मटेरियल है ये आप अपना बेस बना सकते हैं, इनिशियल रीडिंग आप यहाँ से कर सकते हो और आंसर राइटिंग के लिए आंसर्स किस तरीके से फ्रेम करने हैं वो आप यहाँ से देख सकते हो। अब आगे बढ़ते हुए हमने तो ये जो चीजें हैं ये मेनली सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में स्पेसिफिकली ये हेल्प करेंगी। ऑल्दो इसमें फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी भी आपको तीनों में देखने को मिलेगा बट सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के लिए एक बुक जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है वो है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी पी नाथ। ठीक है, ये पी नाथ वाली बुक को प्रिपेयर करना, कवर टू कवर अगेन नहीं करना है, टॉपिक्स देखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसके बेसिस पर करना है। इसके साथ में एडवांस रीडिंग के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा उपाध्याय एंड पांडे का जो हिस्ट्री ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट है। यानी कि इसमें आपको जो थियरीज है हमारी जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट की मेन एंथ्रोपोलॉजिकल थियरीज है वो सब बहुत ही क्लियरली इसमें समझ में आ जाएगा। बाकी जो आपके टॉपिक्स है उनके लिए थोड़ा फॉर्डर मटेरियल भी आपको मिल जाएगा। इसको पहली बार में समझना मुश्किल होता है इसीलिए मैंने इसे फर्स्ट रीडिंग के लिए नहीं बताया, बट आगे के लिए आप जैसे इनकी रीडिंग कर चुके हो, एक बार थोड़ा बहुत टॉपिक्स आप समझ चुके हो, इवन आप यूट्यूब इंटरनेट का यूज कर सकते हो। अगर वे कोचिंग जा रहे हो तो उसका नोट्स आपके पास होगा वो भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप कोचिंग ले रहे हो तो उसका नोट्स आपका बेस बनेगा। ये सारी चीजें जो हैं आप वहां से कवर कर सकते हो। तो आप इनको थोड़ा स्किप करके डायरेक्ट इस बुक पर जा सकते हो या फिर उस तरीके से आप कर सकते हो जहां पर आपको इसमें से थोड़े और एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाएं। ठीक है, तो पॉइंट्स बहुत अच्छे बट समझना थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये हो गया हमारा पेपर 1 का। पेपर 2 की अगर मैं बात करूं तो सीधे सीधे ये जो आंसर राइटिंग से रिलेटेड मैं कहूँ ये बुक तो आपको करनी ही है। इंडियन एंथ्रोपोलॉजी बाय नदीम हसनैन और ट्राइबल इंडिया वाली बुक जो है नदीम हसनैन की, ये आपको प्रिपेयर करनी होगी। इसमें से आपको सारे हमारे जो टॉपिक्स है वो कवर हो जाएंगे। इसके साथ एडवांस रीडिंग यानी कि वैल्यू एडिशन अगर आपको करना है इसके लिए कुछ सोर्सेस आप देख लीजिए। जैसे गया पांडे इनका जो है आर्कियोलॉजिकल जो पार्ट है एंथ्रोपोलॉजी का, उसके लिए आप अगेन एक रीडिंग दोगे और हमारे सिलेबस के हिसाब से पॉइंट्स उसमें से लोगे, एकदम कवर टू कवर नहीं प्रिपेयर करना है। इसके साथ हम ये कह सकते हैं हमारी जो काका रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में से आपको जो सिचुएशन है ट्राइबल उसकी
उसका एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो इस रिपोर्ट में से डेफिनेटली आपको पॉइंट्स निकालने हैं। आप कोड भी अलग अलग जगह पर इस रिपोर्ट के पॉइंट्स को कर सकते हो। कुछ डायनामिक टॉपिक जो है हमारे योजना, जनवरी 2014 का ये योजना है, तो वो योजना एक बार आप पढ़ लेना। इसके साथ में अगर कुछ भी न्यूज में ट्राइबल रिलेटेड, मेनली ट्राइबल रिलेटेड आप जो है डाल सकते हो, कास्ट रिलेटेड जो पेपर 2 के टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड जो चीजें हैं आपको न्यूज एंड करंट अफेयर्स में देखने को मिलेंगे। तो कुछ पार्ट्स आप जो है वहां से लेकर अपने आंसर्स में वैल्यू ऐड कर सकते हो। इसके साथ में ट्राइबल जो पार्ट है उसके लिए एक एडवांस रीडिंग अगर आपको करनी है तो एलपी विद्यार्थी, इनका जो ट्राइबल कल्चर ऑफ इंडिया ये जो बुक है इसको आप पढ़ सकते हो। दिस इज नॉट कंपल्सरी, इसमें आपको बहुत ही डिटेल में सारे ट्राइब्स के बारे में बहुत सारे जो है केस स्टडीज और अलग अलग तरीके के एग्जांपल्स आप इस बुक में से कोट कर सकते हो अपने आंसर्स में। तो ये वैल्यू एडिशन है, इट इज नॉट कंपल्सरी। इसको पढ़ने में भी काफी आपको समय लगेगा, तो आपका टाइम वगैरह देख के आप करना, नॉट कंपल्सरी। ठीक है, आगे बढ़ते हुए कुछ वेबसाइट्स आपको जो है फॉलो करने हैं, जैसे कि जेनेटिक्स के लिए यूटा जो है इसकी वेबसाइट है यूनिवर्सिटी की, तो ये आपको जो है लिंक इस पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है उनके वेबसाइट्स को आपको देखना है, एटलीस्ट आप महीने में एक बार इस तरीके से जो है देख लीजिएगा कि क्या डेवलपमेंट्स है। और मैं भी भारत जो सीरीज है संसद टीवी का, इसमें आपको अलग अलग ट्राइब्स से रिलेटेड उनके जो फीचर्स है वो मिल जाएंगे। आप अपने जो ट्राइबल वाला पार्ट है उसमें वैल्यू ऐड कर सकते हो। राइट दोस्तों, तो ये कुछ सोर्सेस एंड वैल्यू एडिशन किस तरीके से करना है वो हम समझ चुके हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं हम। ये सारे टॉपिक्स तो डिस्कस कर चुके हैं, तो पेपर 1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर जो आपको टॉपिक्स दिख रहे हैं 1.1 से 1.5 की अगर मैं बात करूं, तो अलग अलग डिसिप्लिन के साथ एंथ्रोपोलॉजी का क्या रिलेशन है, ह्यूमन एवोल्यूशन पर कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एंड फाइलोजेनेटिक स्टेटस ऑफ ह्यूमन एंसेस्टर, स्पेसिफिकली ऑस्ट्रेलोपिथेकस और निएंडरथल्स जो हैं इन पर बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये चीजें आपको प्रिपेयर करनी होंगी। इसके साथ में नर्मदा मैन जो है उस पर भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो आपको प्रिपेयर करना होगा। तो ये मेन टॉपिक्स है। आगे के सिलेबस की अगर मैं बात करूं 1.6 से लेकर हमारा जो 3.5 है उसमें सबसे पहला होगा प्राइमेट लोकोमोशन। ठीक है, जो आर्बोरियल मूवमेंट होता है, प्राइमेट्स का मूवमेंट है, उसके बारे में क्वेश्चंस आए हैं रिपीटेड। ये सारे जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि रिपीटेडली पूछे गए। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया। फैमिली, किनशिप, मैरिज, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मैरिज का यूनिवर्सैलिटी ऑफ मैरिज, इस पर क्वेश्चंस आए हैं। किनशिप के एस्पेक्ट्स, फैमिली के ऊपर कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये तीनों जो है आपको पूरा का पूरा अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। हमारा जो है 2.1, 2.2 एंड 2.3 अच्छे से आपको पूरा प्रिपेयर करना होगा। कल्चरल रिलेटिविज्म, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ये जो हमारे टॉपिक्स है आगे के हमारे जो यहाँ पर हम देख रहे हैं कल्चर एंड सोसाइटी वाले पार्ट में से, इन पर क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं, तो ये तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना ही करना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हुए पेपर 1 में ही 4.1 से हम 7.1 की अगर बात करें, रिलीजन में ओरिजिन पूछा गया है। इस रिलीजन में आपको ध्यान में रखना होगा कि कई सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट रिलीजन, फैमिली, इनके स्टडीज में जुड़े हुए हैं। राइट, तो फॉर एग्जांपल रिलीजन में टाइलर जो है वो जुड़े हुए हैं, तो इनसे रिलेटेड आपको लिखना ही लिखना है। तो इस तरीके से मॉर्गन हो गए, फ्रेजर हो गए, इनके बारे में आपको लिखना है अलग अलग जगह पर जहां पर वो रिलेटेड है। इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी, इसकी डेफिनेशन कई बार पूछी गई है, और इसके अलग अलग जो एस्पेक्ट्स हैं हमारे इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी के वो सारे पूछे गए हैं। जो हमारा 5.1 है वो होलिस्टिकली अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। और थियोरेटिकल फाउंडेशंस में मेनली स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म एंड स्ट्रक्चरलिज्म, इन दो पर बार बार क्वेश्चंस आए हैं। ये सिर्फ हमारे कमीशन का नहीं, इवन यूपीएससी का ट्रेंड है। इसके साथ पेपर 1 के बाकी जो टॉपिक्स है उनकी अगर हम बात करें तो मैन फैमिली स्टडी, ये एक टॉपिक है जिसको आपको प्रिपेयर करना होगा। इसमें पेडिग्री एनालिसिस, ट्विन स्टडी मेथड, ये सारी चीजें जो हैं आपको प्रिपेयर करनी होंगी अच्छे से। हार्डी-वेइनबर्ग इक्विलिब्रियम, इस पर पूछे गए हैं क्वेश्चंस। और क्रोमोसोमल एबरेशन जो हमारे हैं, ये सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगेन एंड अगेन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। राइट, तो ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा ये वाला पार्ट। इसके साथ एबीओ आरएच ब्लड ग्रुप्स की जो वेरिएशन है उसके बारे में क्वेश्चंस पूछे गए हैं।
आगे बढ़ते हुए लास्ट के हमारे जो टॉपिक है 10.1 से 12.7 की अगर मैं बात करूं, ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पार्ट है। इस से जो है काफी सारे क्वेश्चंस आए हैं, किस तरीके से अलग अलग स्टेजेस हैं ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। एडोलेसेंट स्पर्ट के बारे में पूछा गया है, सेनेसेंस के बारे में अलग अलग क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हमारे टॉपिक्स बन जाते हैं। और एंथ्रोपोलॉजी के एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो इक्विपमेंट डिजाइनिंग में काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके साथ में फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी एंड मेनली पर्सनल आइडेंटिफिकेशन का जो टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है क्वेश्चन इस पर। अब पेपर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसमें हम देखेंगे जो इंडिया में हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, मीसोलिथिक नियोलिथिक कल्चर्स जो इंडिया में है, इस पर क्वेश्चन आए हैं बार बार। लिंग्विस्टिक क्लासिफिकेशन जो इंडियन पॉपुलेशन की है उस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। कास्ट सिस्टम का जो ओरिजिन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर क्वेश्चंस आए हैं अगेन एंड अगेन। ट्राइब कास्ट कंटिन्यूअम हो गया। और काफी इंपॉर्टेंट ये चीज है कि इम्पैक्ट क्या है इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी का। तो इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी थोड़े से डिफरेंट है हमारे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म से। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का जो ओरिजिन है वो मेनली इंडिया में ही हुआ, बट इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी इंडिया में ओरिजिनेट नहीं हुए हैं। तो ये दो जो रिलीजन है इनका इम्पैक्ट इंडियन सोसाइटी पे क्या था, वो काफी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। ये चीज रिलेवेंट है ट्राइबल वाले पार्ट में भी। तो यहाँ पर 4 और 5 जो हमारे पॉइंट्स हैं हमारे सिलेबस के, उनमें से इंडियन विलेज इकोनॉमी, रूरल इकोनॉमी, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी का जो हमारा ये पार्ट है, इससे काफी सारे क्वेश्चंस आए हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। वुमेन इन ट्राइबल कम्युनिटीज वाला क्वेश्चन हम देख ही चुके हैं, तो ट्राइबल कम्युनिटीज में ये एक टॉपिक है जिस पर बार बार क्वेश्चन पूछा गया। काफी इंपॉर्टेंटली ट्राइबल सिचुएशन और प्रॉब्लम्स की जब हम बात कर रहे हैं तो इनके डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब 6 से 8.2 वाले टॉपिक्स अगर हम देखें तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या है ट्राइबल्स के, वो पूछे जा रहे हैं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। हेल्थ रिलेटेड हो गया, एजुकेशन रिलेटेड, लिटरेसी और उनके पॉपुलेशन रिलेटेड, ये सारे पूछे गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड क्या है ट्राइबल्स के, वेलफेयर जो ट्राइबल्स का है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि अभी किस तरीके के स्कीम्स एंड एक्ट्स जो है वो लाए जा रहे हैं, उन पर क्वेश्चंस आए हैं। और जिस तरीके से मैंने कहा क्रिश्चियनिटी, इस्लाम एंड हिंदू जो रिलीजन है वो ट्राइबल्स पर किस तरीके का असर डाल रहे हैं, क्योंकि हिंदू जो रिलीजन है ये ट्राइबल कल्चर पर बहुत ही बड़ा असर डालता है। और ये चीज हम देख रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन उनका जो हो रहा है इसके वजह से इंडिया में जो हम देख रहे हैं, तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये हिंदू रिलीजन का इम्पैक्ट भी ट्राइबल्स पर अगेन एंड अगेन पूछा गया है। ये तो हो गया हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब अप्रोच क्या होना चाहिए पेपर 1 को प्रिपेयर करने के लिए, तो पेपर 1 दोस्तों एकेडमिक इन नेचर है, ये शब्द आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर डेफिनेशंस आपको लिखने हैं, अपने मन का नहीं लिखना है, आपको प्रॉपर डेफिनेशंस। अब ये प्रॉपर का क्या मतलब है, जब हम प्रॉपर डेफिनेशन की बात कर रहे हैं आपको डेफिनेशंस लिखने हैं जो कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने एक्चुअली दिए हैं। तो ये थोड़ा सा आपको जो है कष्ट करना पड़ेगा, बट एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने जो डेफिनेशंस दिए हैं उनके नाम कोट करो, डेफिनेशंस दो और उनके नाम आपको वहां पर लिखने हैं। ईयर भी आप लिख सकते हो, उनका जो पब्लिकेशन है वो आपको देना होगा। तो एकेडमिक है ये, डेफिनेशन लिख रहे हो तो उसका बेसिस आपको लिखना होगा, अपने हिसाब से डेफिनेशन मत देना। कुछ में आपको देना पड़ता है जहां पर आपको एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है नहीं मिलेंगे, बट देन मोस्टली आपको एंथ्रोपोलॉजिस्ट अलॉन्ग विद देयर पब्लिकेशन बुक जो है वो आपको कोट करना होगा। तो एकेडमिक इस वजह से कहा जा रहा है जब आप डेफिनेशन की बात कर रहे हो। अब अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब कर रहे हो, मैरिज की यूनिवर्सैलिटी की बात कर रहे हो, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने क्या कंक्लूड किया है, कोई ना कोई एंथ्रोपोलॉजिस्ट जुड़ा होगा उससे, जैसे रिलीजन में टाइलर जुड़ा हुआ है, राइट। इस तरीके से फ्रेजर मॉर्गन, ये सब अलग अलग चीजों से जुड़े हुए हैं, अलग अलग एस्पेक्ट्स उन्होंने पढ़े हैं। तो उनके बारे में उनके जो कंक्लूजन है वो आपको लिखने हैं और उसके बेसिस पर कंटेम्पररी अगर कोई एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बारे में आपको पता है वो आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना है आपको, अपने मन से यहाँ वहां से उठाकर सीधे सीधे चीजें नहीं लिखनी है, तो ये आपको ध्यान देना क्योंकि ये काफी एकेडमिक हम कह सकते हैं पेपर 1 है। डायग्राम्स का यूज आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से करना है, जो हमारा पार्ट है जहां पर जैसे कि ये एक एग्जांपल हो गया इरेक्ट पोस्चर का,
जिस तरीके से स्केलेटल चेंजेस है, स्पाइनल कॉर्ड में चेंजेस किस तरीके से हुए, वो सब आप किसी भी तरीके से लिखकर डिस्क्राइब नहीं कर सकते, आपको ड्रॉ करना ही होगा। तो थोड़ी बहुत आपकी ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए, स्पेसिफिकली फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के पार्ट के लिए, और डायग्राम्स आप बना सकते हो। इसके साथ में आप जो है हमारे आर्कियोलॉजिकल पार्ट की अगर मैं बात करूं, तो उसमें आपको मैप्स बनाने होंगे, ठीक है। यूरोप के मैप्स, अफ्रीका के मैप्स आप थोड़े से प्रैक्टिस कर लो, वहां पर आपको वो डालना ही है, जहां मैप का स्कोप है वहां पर आपको मैप डालना ही है। यही तरीका है कि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स जो है वो मिले। इसके साथ में आपको कंसंट्रेट करना है थियरीज और एंथ्रोपोलॉजिस्ट पर। तो पेपर 1 इज ऑल अबाउट थियरीज एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट। जहां पर भी आपको स्कोप लग रहा है तो कोई थियरी आप कोट कर सकते हो, किसी एंथ्रोपोलॉजिस्ट को आप कोट कर सकते हो, उनकी पब्लिकेशन कोट कर सकते हो, करो, ठीक है। आंसर किसी भी पार्ट में इंट्रोडक्शन में तो होना ही चाहिए। आंसर के बाकी जो बॉडी के पार्ट्स है वहां पर भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट के पर्सपेक्टिव से आपको लिखना होगा। तो इसके लिए नोट बढ़िया आपके बनने चाहिए, और सोर्सेस मैंने आपको बता दिया। और बाकी इंटरनेट का अच्छे से इस्तेमाल करना है आपको। वहां पर ध्यान देना है कि इंटरनेट में से जो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट्स हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ वहां से आप उठाओगे तो उल्टी पुल्टी चीजें जो है आपको मिलेंगे, और सही तरीके से वो सोर्स जो है वो सही नहीं होगा, और आप कुछ भी एग्जाम में लिख कर आ जाओगे जिसका बेसिस नहीं है। तो यूनिवर्सिटी के और ईपीजी जो पाठशाला के वेबसाइट है उनके पीडीएफ से, इग्नो हो गया, इनमें से आपको जो है चीजें ढूंढनी है। कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस भी आपको अच्छे से देना है इन टॉपिक्स का। फॉर एग्जांपल सेक्रेड ग्रुव्स है, इनके बारे में कई बार न्यूज में आते रहता है, राइट। तो सेक्रेड ग्रुव्स एक तरीके से उसके साथ जुड़े हुए वाटर बॉडीज जो है वो हेल्प करते हैं रेन वाटर कंजर्वेशन में, ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग में। तो ये एक एग्जांपल हो गया, इससे रिलेटेड रिसेंट जो है न्यूज भी आई थी। तो आप उस तरीके से एग्जांपल्स के स्टडीज उठा सकते हो, राइट। पेपर 1 का हमने देख लिया। पेपर 2 की अगर मैं बात करूं तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत ही क्लियर होने चाहिए, ठीक है। जो वर्ना सिस्टम है उसके बारे में, इंडियन कास्ट सिस्टम के बारे में, अलग अलग जो एस्पेक्ट्स हैं, ट्राइब कास्ट कंटिन्यूम, ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ट्राइबल प्रॉब्लम्स क्या है और उनका रूट कॉज क्या है, इनके इसके सामने किस तरीके के मेजर्स लिए गए हैं, वो सब आपको अच्छे से याद होना चाहिए। शेड्यूल 5, 6 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हैं उन पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ट्राइबल केस स्टडीज आपको यूज करने हैं। मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप जो है एलपी विद्यार्थी इनकी बुक जो है उसमें से ले सकते हो, आप ले सकते हो मैं भी भारत सीरीज में से, या फिर इंटरनेट पर बहुत सारे केस स्टडीज आपको मिल जाएंगे, राइट। तो उनको आप यूज कर सकते हो। इसके साथ में पेपर 1 से पेपर 2 को लिंक करना हम हमेशा भूल जाते हैं। तो लिंक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे लिंक करेंगे? जैसे कि कोई एस्पेक्ट है, कोई कॉन्सेप्ट है, तो वो कंपेयर कर रहे हो आप इन द वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट, तो आपका पहली बात तो वो लिंक हो गया पेपर 1 से, ठीक है। इसके साथ में अगर आप लेते हो किसी भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट का नाम, तो वो पेपर 1 से लिंक हो गया। कोई थियरी आप ले रहे हो अपने इन कॉन्सेप्ट्स को बेस करने के लिए, तो वो जो है पेपर 1 से लिंक हो गया। तो इस तरीके से आपको लिंक करना है। इसके साथ में थियरीज, नेम्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो मैंने अभी बताया वो आपको अच्छे से यूज करने हैं। तो ये हो गया हमारा अप्रोच। अब आंसर राइटिंग की अगर मैं बात करूं, इंट्रोडक्शन में आपको डेफिनेटली स्पेशली पेपर 1 में डेफिनेशन लिखना है। और देखो कि ये एक हैक है मेरी तरफ से कि आप देखो कि थियरी या किसी एंथ्रोपोलॉजिस्ट या फिर किसी तरीके का पब्लिकेशन वर्क बुक के बारे में आप लिख ही रहे हो डेफिनेटली इंट्रोडक्शन में। स्पेसिफिकली पेपर 1 की जब मैं बात करूं, ठीक है, पेपर 2 में भी आपको लिखना होगा बट पेपर 1 में ज्यादा स्कोप रहता है। तो ये चीजें आपको इंट्रोडक्शन के लिए याद रखनी है आंसर राइटिंग की जब आप कर रहे हो। और ध्यान रखिएगा इस तरीके से आपको लिखना है तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा, नोट्स भी वैसे बनाने होंगे। आप सिलेबस के पार्ट्स लेकर उनके इंट्रोडक्शन जो है लिख लो कि अगर इस पर कोई क्वेश्चन आता है तो ये चीज मैं लिखूंगा इन द इंट्रोडक्शन, इस पर क्वेश्चन आता है तो ये इंट्रोडक्शन में लिखूंगा, राइट। तो इस तरीके से आप पहले से लिख सकते हो। अब बॉडी में बहुत ज्यादा आपको जो है फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम, जब मैं डायग्राम्स की बात कर रहा हूँ सिर्फ फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी ही नहीं, और भी पार्ट्स में आप डायग्राम्स यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कुला रिंग का जो है डायग्राम है, तो इस तरीके से आप कुला रिंग के बारे में जैसे डायग्राम यूज कर सकते हो वैसे ही सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में आप डायग्राम्स यूज कर सकते हो। इवन ट्राइबल एंड इंडियन एंथ्रोपोलॉजी में भी कर सकते हो। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, और इंटरनेट पर भी कई सारे डायग्राम्स आपको मिल जाएंगे। थोड़ा सा आप अगर सर्च करो, अनुदीप दुर्शेट्टी इनका जो है आप
ब्लॉग देख सकते हो। तो ये इस पर आपको डायग्राम से रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, इनका ब्लॉग है ये जो है 2017 रैंक 1 रह चुके हैं एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल से इन यूपीएससी। कंक्लूजन की अगर मैं बात करूं तो एप्लीकेशन आपको मेनली लिखना होगा, या फिर इस पूरे टॉप में से आप समराइज भी कर सकते हो चीजों को, अपना स्टैंड दे सकते हो, और वो ऑन द बेसिस ऑफ सम एंथ्रोपोलॉजिस्ट या फिर किसी थियरी, उसके बेसिस पर आप अपना स्टैंड दोगे। तो एप्लीकेशन जिस तरीके से उस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन हो रहा है, फॉर एग्जांपल सेक्रेट ग्रुप्स का ही मैंने ले लिया, तो उसका यूज हो रहा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग में। तो एट द एंड आप लिख सकते हो सेक्रेट ग्रुप्स पर पूरा टॉपिक आपने लिखा, उसके बाद आप लिख रहे हो कि ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग में इस तरीके से यहाँ पर एक केस स्टडी है कि ऐसे यूज किया गया है, एंड सो ये काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और रिलेवेंट है अभी के कॉन्टेक्स्ट में, राइट। तो ऐसे आप लिख सकते हो। तो ये हो गया अप्रोच। अब ओवरऑल स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? पहले तो आपको अपने बेसिक्स को क्लियर करना है, पहले ही वैल्यू एडिशन पर मत बैठ जाना। देखो कि आप अपने सारे बेसिक्स क्लियर करो, तभी थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ने के बाद ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी समझ में आएंगे कि कौन सा क्वेश्चन कौन से पार्ट से पूछा गया है। तो थोड़ा बेसिक्स आपको सबसे पहले क्लियर करना है, उसके लिए थोड़ा टाइम अलॉट कर लो, जितना भी आप टाइम जो है देख रहे हो उसमें से बेसिक्स क्लियर करने का थोड़ा टाइम रखो। थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा इस समय में, क्योंकि कई सारी चीजें आपको समझ में नहीं आ रही होंगी। इसके लिए आप जो है अगर कोचिंग ले रहे हो वो, या फिर किसी बुक से पढ़ रहे हो वो आप कर सकते हो, राइट। तो ये आपको करना होगा सबसे पहले। और आई वुड रिकमेंड, अगर अच्छे से आपके पास थोड़ा समय है तो आपको नोट्स बनाने चाहिए। नोट्स किस तरीके से बनाने चाहिए? आप एक बेस मटेरियल ले लो जिसको आप पढ़ रहे हो, उस बेस मटेरियल में अलग अलग बुक्स में से आप पॉइंट्स जो है ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सैलिटी ऑफ लेट्स से मैरिज, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं फ्रॉम ब्रेन ट्री मटेरियल। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, उन पॉइंट्स में आप ऐड कर सकते हो अलग अलग मटेरियल में से। जैसे इग्नो में से आपने देखा कि एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, तो वहां पर आप ऐड कर लो अपने जो भी नोट्स है, अगर आप नोट्स बना रहे हो, नहीं तो ब्रेन ट्री का अगर मटेरियल है आपके पास उसी में आप जो है लिखते जाओ। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हो। ऐसे आपको जो है नोट्स बनाने हैं। देखो कि सारे टॉपिक्स के आपके नोट्स या तो किसी मटेरियल में प्रिंटेड फॉर्म में, या फिर आप अपने हैंड रिटन नोट जो है बना रहे हो। हैंड रिटन में ऑब्वियसली बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, अगर आपके पास उतना टाइम है तो डेफिनेटली नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वैल्यू एडिशन का जो पार्ट है यही आपको आपके स्कोर को इंक्रीज करेगा। नॉर्मल ये पॉइंट्स तो सभी लिख ही रहे हैं, वैल्यू एडिशन जो आप कर रहे हो अपने हिसाब से, तो वो आपका जो है पॉइंट्स और मार्क्स बढ़ाता है एग्जाम में। यस, वही थर्ड पॉइंट है जहां पर वैल्यू एडिशन की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर अपने आप को रोको मत। न्यूज़पेपर्स हो गए और करंट अफेयर्स हो गए, यहाँ से आप ले सकते हो अलग अलग पॉइंट्स को और उनको ऐड कर सकते हो। आप देखोगे ये चीजें थोड़ा सा पढ़ोगे तो आपको आइडिया लगने लगेगा कि कैसे मैं करंट अफेयर्स वगैरह से ऐड कर सकता हूँ। और कुछ स्टैंडर्ड ट्राइबल रिपोर्ट्स जो है नॉट जस्ट इन इंडिया, अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वहां से भी आप पेपर 1 के लिए स्पेसिफिकली वो ले सकते हो। पेपर 2 में कंपैरिजन के लिए आप उन रिपोर्ट्स को और जो कंक्लूजन उसमें दिए हुए हैं वो आप यूज कर सकते हो। कंटेम्परेरी अभी के टाइम में क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं एंथ्रोपोलॉजी में वो आप कर सकते हो। और ये वैल्यू एडिशन पार्ट सबसे जरूरी है, जहां पर आप जो है अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हो, राइट दोस्तों। तो ये थी ओवरऑल स्ट्रैटेजी। और इसके साथ में लेट मी रिमाइंड यू कि हम मेंस आपके एग्जाम के लिए क्रैश कोर्स लेकर आ गए हैं, जहां पर आपको हिमाचल जी के जनरल स्टडीज के कंप्लीट वीडियोस, हैंडआउट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब मिल रहा है। मेंस टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है अलॉन्ग विद प्रॉपर इवैल्यूएशन, राइट। इसके साथ करंट अफेयर जो कि मेंस के पर्सपेक्टिव से है, और 420 प्लस मॉडल क्वेश्चंस जीएस के जो पूरे के पूरे आपके सिलेबस को ऑलमोस्ट कवर कर रहे हैं। लाइव डाउट सेशन ये सब आपको प्रोवाइड किया जा रहा है इस मेंस क्रैश कोर्स में। यहाँ आपको मटेरियल मिल रहा है, इसके साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी मिल रहे हैं, और लाइव डाउट जो आपके हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। हम 14,000 में एक्चुअली दे रहे हैं, बट देन 10,000 इसका जो है डिस्काउंट के बाद प्राइस है। एंड ये इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ मेंस टेस्ट सीरीज भी, अगर आपको लगता है कि आप नोट्स अच्छे बना चुके हो जीएस के, और आपको जो है सिर्फ एक टेस्ट सीरीज चाहिए, तो वो आपको मिल जाएगा मेंस टेस्ट सीरीज अलॉन्ग विद इवैल्यूएशन। हिमाचल जीके का मटेरियल आपको फिर भी मिलेगा, करंट अफेयर्स का भी मिलेगा,
420 प्लस मॉडल क्वेश्चंस और यहाँ पर जो है प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस है एचएएस के एज वेल एज यूपीएससी के कई सारे यूपीएससी के क्वेश्चंस के ट्रेंड पर हमारा कमीशन जो है पूछ लेता है। लाइव डॉट सेशंस आपको जो है यहाँ पर प्रोवाइड हो रहा है। ये 10,000 में जो है इसकी एक्चुअल प्राइस है, देन आफ्टर डिस्काउंट 6,000 रुपीज में आपको ये प्रोवाइड किया जा रहा है। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड इसकी जो पीडीएफ है उसमें आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिलेगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी है आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो या फिर यू कैन ड्रॉप अ मेल एट hello@edutap.co.in। थैंक यू सो मच दोस्तों, इसके साथ अलाउ मी टू एंड दिस सेशन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।